नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे युवाओं की प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज की गठन करी उन्होंने और देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। इसलिए ऐसे वीर महान पुरुष के लिए हम एक बार अपना आभार व्यक्त करेंगे और उनके जैसे राष्ट्रभक्त हम अपनी ईमानदारी से कार्यों को करके राष्ट्र के प्रति अपने योगदान को देंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे कुशाणकालीन मूर्तिकला केंद्र। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि इसके दो केंद्र हमें उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम में देखने को मिले। तो कल मैंने आपको उत्तर मध्य जो मथुरा केंद्र है उसके बारे में आपको बताया कि मथुरा से हमें जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली वह कैसी थी, उसके बनावट कैसे थे, उसके पत्थर कैसे थे। और आज हम उत्तर पश्चिम जो हमारा क्षेत्र गांधार का है हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले दो शब्द मेरे दिमाग में चल रहे हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान क्या है कि जब हीनयान का समय चल रहा था तब हमें प्रतीकों के रूप में बुद्ध का अंकन देखने को मिल रहा था। और पहली शती ईस्वी के बाद से हमें जब मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, खास करके कुषाण काल में जो कि कनिष्क के काल का था, वह हमें महायान संप्रदाय के बारे में परिचित करवाता है। और महायान में बुद्ध के मानव निर्मित मूर्तियों का हमारे बीच प्रकाश में आना हमें आगे मूर्तिकला के क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर देखने को मजबूर करता है। तो हम आपको हीनयान और महायान के बारे में यही कहेंगे कि हीनयान आप कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से अंकन और महायान में मानव रूपी बुद्ध का अंकन। आगे हम आपको गांधार के बारे में बताएंगे कि गांधार की जो मूर्ति शिल्प शैली थी वह क्या थी। तो गांधार में शैली में हम आपको बताए कि यह भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था जो कि पेशावर, सिंधु, काबुल, तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती और बामियान जिसके क्षेत्र थे जहां से हमें कला के उदाहरण, मूर्ति शिल्प के उदाहरण मिले। हम यहां से सिर्फ केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, अभी तक आपने मथुरा में तीनों धर्म से संबंधित देखा था, लेकिन गांधार के केंद्र से हमें सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली। यह मूर्तियां काले सलेटी पत्थर से बने थे। यह मूर्तियां काले सलेटी पत्थर से बने थे और मथुरा की जो मूर्तियां थी वह सीकरी के भरतपुर में लाल चिकत्तेदार पत्थर थे। तो ये आपको याद रखना है और इसको याद करने का सीधा तरीका है, गांधार के जो पत्थर थे वह काले सलेटी पत्थर थे। आप याद करने के लिए गांधारी को याद करें कि गांधारी क्या थी, अंधी थी। अंधे को हर चीज काला दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधार की जो पत्थर यूज हुई वह काला सलेटी पत्थर है। तो गांधारी से आप काला याद करें कि हमें गांधार की जो मूर्तियां मिली हैं वह काले सलेटी पत्थर से मिली हैं। इसके हमें जो मूर्तियां मिली हैं यहाँ भी हमें दो मुद्राओं में मूर्तियां मिली हैं, आसन और स्थानक। आसन मूर्तियों का मतलब है कि यह मूर्तियां बैठी हुई मूर्तियां हैं। स्थानक मूर्तियां, इसको हम खड़ी मूर्ति कहते हैं। आसन में हम बैठे हुए और स्थानक में हम खड़े मूर्ति की बात कहते हैं। और इनकी मूर्तियों में जो एक पहचान थी वह पहचान, जैसे हम बुद्ध की मूर्तियों को मथुरा में पढ़ते हैं कि वहाँ की जो बुद्ध मूर्तियाँ थी मांसपेशीय थी और वह मूछ रहित नहीं थी, मतलब मूछ रहित थी। इसका मतलब है कि जो मथुरा के जो बुद्ध बने उनमें मूछ नहीं था। और गांधार शैली में जो मूर्ति बनी उसमें हमें घुंघराले बाल, मूछ, प्रभामंडल और चप्पल, ये चीज हमें मथुरा में नहीं देखने को मिलते हैं। हमारे यह प्रभामंडल जो कि मौर्य काल के समय में नहीं बनाए जाते थे और मथुरा की भी जो कुछ मूर्तियां मिली उनमें प्रभामंडल नहीं है। कुछ मूर्तियों में प्रभामंडल है, कुछ में मूछ है, कुछ में चप्पल है हमारे गांधार शैली में।
इन्हीं प्रभामंडल और मूंछ की वजह से हम कहते हैं कि इन पर जो है ईरानी शैली का भी प्रभाव है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और मथुरा की कला को भी कभी कभी विशुद्ध रूप से भारतीय न कह के भारतीय शैली पर ईरानी प्रभाव कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकारों ने इस चीज के बारे में बताया था कि भारत की जो कला है वो बहुत ही आगे जा चुकी थी और यह जो शैली थी वो भारत की अपनी विशुद्ध शैली थी। आगे हम बताएंगे कि इसके ऊपर ग्रीक का प्रभाव होने के कारण इस शैली को निम्न नामों से जाना जाता है। विषय इस भी शैली का भारतीय था, जैसे मथुरा के विषय और शैली भारतीय थे, यहाँ पर विषय भारतीय था लेकिन शैली जो थी वह यूनानी थी। शैली का मतलब बनाने का तरीका, हाव भाव, आइकनोग्राफी, प्रतीकात्मक लक्षण, उसमें जो प्रतिमाओं का जो लक्षण है वह कैसा है। चीन का आदमी, भारत का आदमी, कहीं ना कहीं उसकी वेशभूषा में अंतर होगा। उसी अंतर को हम यहाँ शैली में यूनानी कह रहे हैं कि विषय तो हम भारत से लिए लेकिन उसमें जो मानवीय अंकन हुआ वह मानव यूनान से प्रभावित था। इसीलिए हम विषय भारतीय प्लस शैली यूनानी को इंडो ग्रीक, इंडो हेलेनिस्टिक, इंडो रोमन, ग्रीको रोमन, इंडो बैक्ट्रियन, काफी कलाकारों, इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नामों से इस पर स्टडी किया। हम यहाँ से जो बुद्ध प्राप्त किए वह मांसल शरीर, राजाओं जैसी 3 प्रकार के बोधिसत्व यहाँ मिले। अब यहाँ के जो बोधिसत्व थे वह 3 प्रकार के मिले, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय। अब हम बताएंगे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध को पहचाने हम कैसे। अवलोकितेश्वर बुद्ध को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि उनके हाथों में कमल होता है, और मंजूश्री बुद्ध को पहचानने के लिए हम बताते हैं कि उनके हाथ में पुस्तक होता है, और मैत्रेय को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि उनके हाथ में सुराही होता है। तो यह 3 प्रकार के बुद्ध हमें गांधार की शैली में देखने को मिले। अब यहाँ से कुछ मुख्य मूर्तियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सिद्धार्थ का महानिष्क्रमण, यह कलकत्ता संग्रहालय में है जो कि काले सलेटी पत्थर से निर्मित है। सिद्धार्थ की पाठशाला, कुबेर व हरित, यह सीकरी से है शायद, इसके ऊपर यह लाल चिकत्तीदार पत्थर में है लेकिन इसका जो प्रभाव है वह यूनानी प्रभाव से बना है। तपस्वी बुद्ध, यह पेशावर के किले से मिला है, और देवी रोमा, यह जो है प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार एक शब्द बोला है बोधिसत्व, अब यही एक सबसे बड़ा दिक्कत मथुरा के कलाकारों को आया जब वह बुद्ध की मूर्तियों को बना रहे थे। तब उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि बुद्ध की मूर्तियों का अंकन किस प्रकार से किया जाए, चूंकि यहाँ पर एक नाम सिद्धार्थ आ रहा है। 21 साल की अवस्था तक वह राजघराने में थे और वह सिद्धार्थ थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध हुए, तो जब उन्हें राजा के रूप में दिखाया जाएगा तो वह बोधिसत्व कहलाएंगे, और जब उन्हें एक योगी और तपस्वी की तरह दिखाया जाएगा तो हम इन्हें बुद्ध कह के बुलाएंगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्धत्व की प्राप्ति किए और यह एक तपस्वी के जैसे हमें दिखाई देंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी जो हमें मथुरा केंद्र से मिले थे, यह मथुरा केंद्र से हमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन के मूर्तियां मिली थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन मूर्तियों के बारे में बताऊंगा। इसके नोट्स तैयार हैं, यह नोट्स मैं इस वीडियो के आखिरी में प्रेषित कर दूंगा। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि कुषाण कालीन जो मथुरा की कला में बुद्ध को मानव रूप में पहली बार प्रदर्शित किया गया, यह स्थानक और आसन दोनों अवस्था में थे। चूंकि यह मूर्तियों का जो बेस था वह यक्ष माने गए। यक्ष की मूर्तियों से कॉपी करके बुद्ध को भगवान का रूप देके उनके शरीर को मानव रूप में निर्मित किया गया। और बुद्ध को बनाते समय जो इनके बीच में एक टास्क था कि बुद्ध और बोधिसत्व के बीच की जो समस्याएं थी उसको दिखाने के लिए इन्होंने महायान संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दिखाया और योगी तपस्वी के रूप में इन्होंने बुद्ध को दिखाया है। अब मूर्तियों में अंतर करने के लिए
यही है कि 21 वर्ष की अवस्था तक यह राजा के समान अपने जीवन को जिए, इसलिए इनको बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया। चूंकि महायान संप्रदाय में बोधिसत्व का महत्व बुद्ध से कहीं ज्यादा था। अलंकारों से युक्त बोधिसत्व बने। जहां भी बोधिसत्व का अंकन है वहां पर हमें अलंकार देखने को मिलता है, चित्रण देखने को मिलता है, बेलबूटे देखने को मिलते हैं। और जहां हमें योगी तपस्वी देखने को मिलेंगे वहां हमें अलंकार कम मिलेगा। आपको मैं आगे बताऊंगा कि जैन की जो मूर्तियां थी यह हमें कंकाली टीले जो कि मथुरा के क्षेत्र में है वहां से हमें आयागपट्ट, कल मैंने आपको बताया था एक ऐसे चित्र बना के कि जिसके पीछे प्रभामंडल होता था, इसको हम आयागपट्ट कहते थे या शिला कहते थे, इसको आयागपट्ट कहते हैं, जिसके ऊपर हमें बुद्ध का अंकन देखने को मिला। और यहाँ के भी जो बुद्ध थे वह पूरी तरह से भारतीय शैली में बनाए गए। जैन की जो मूर्ति थी वह तीर्थंकर कहलाती थी। हमें जैन तीर्थंकर की जो मूर्तियां हैं वह आयागपट्ट पर मिली। बुद्ध की अलग है और जैन तीर्थंकर अलग है। क्योंकि जैन तीर्थंकर और बुद्ध की मूर्तियों को पहचानने के दो तरीके थे। हमें बुद्ध का जो शरीर देखने को मिलेगा, जैन का जो शरीर देखने को मिलेगा, लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन बुद्ध के शरीर के ऊपर लांछन नहीं बनाया जाता था। लेकिन जैन तीर्थंकरों को पहचानने के लिए उनके शरीर पर लांछन बनाया जाता था, जिससे बुद्ध और जैन के बीच में हम फर्क करते थे। आगे मैं आपको गांधार की जो कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं उनके नोट्स बना के प्रेषित करूंगा। और आगे के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे लोग इसका फायदा उठा पाए तो शेयर भी करें। धन्यवाद।